Although every medical condition disturbs the patient, it is troublesome for the patient. चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे कोई मसल स्प्रेन हो, चाहे कोई इंजरी हो, हर एक कंडीशन मरीज़ को डिस्टर्ब करती है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जो ना तो आर्थराइटिस की तरह हमेशा रहने वाली है और ना ही वो किसी मसल पुल की तरह शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के साथ ठीक हो जाएगी। फ्रोज़न शोल्डर लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है जो कि सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि अपने आप ठीक होगी। लेकिन इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, डॉक्टर्स का, मेडिसिन्स का क्या रोल है और आपका क्या रोल है, ये समझने के लिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रोज़न शोल्डर बाकी कंडीशन से दो तरह से अलग होता है। नंबर 1 कि कंधा जब फ्रोज़न शोल्डर के अंतर्गत जाम होता है तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों में स्टिफ होता है, यानी कि आप खुद कंधा हिलाएं या कोई और आपका कंधा हिलाए, दोनों ही कंडीशन में आपको कंधे में दर्द और जकड़न महसूस होगी। नंबर 2, 40 to 60 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो ही फ्रोज़न शोल्डर से ज़्यादातर अफेक्टेड होता है। हालांकि उनमें भी मेल्स की तुलना में फीमेल्स में फ्रोज़न शोल्डर के प्रिवलेंस रेट ज़्यादा देखा गया है। अब फ्रोज़न शोल्डर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, यानी कि वो किस तरह शुरू होता है, उसकी शुरुआती स्टेज, किस तरह वो प्रोग्रेस होता है और किस तरह वो ठीक होता है। ये तीनों स्टेजेस एक दूसरे से इतनी ज़्यादा ओवरलैप्ड हैं कि इनका एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताना आसान। पहली स्टेज है पेनफुल स्टेज, जिसमें कंधा फ्रीज हो रहा होता है। दूसरी स्टेज है फ्रोज़न स्टेज, जिसमें पेन तो सबसाइड हो गया लेकिन कंधा इतना जाम हो गया कि उसकी मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा, रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। और तीसरा होता है थॉइंग स्टेज, जिसमें दर्द भी कम है और धीरे धीरे मूवमेंट भी आ रहा है। लेकिन अगर इस स्टेज में मूवमेंट पूरा नहीं आए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, ये सब सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। इसलिए इन तीनों स्टेजेस का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इन तीनों स्टेजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द पेनफुल स्टेज। इस स्टेज में पेशेंट को बहुत दर्द होता है और ख़ास तौर पे रात को मरीज सोते सोते जग जाते हैं। मिडनाइट पेन इज़ वेरी कॉमन और पेशेंट हमेशा यही पूछते हैं कि कारण क्या है। एक तो मुझे दिन भर दर्द रहता है और दूसरा मैं ढंग से सो नहीं पाता। स्टडीज़ रिवील करती हैं कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी सेल्स को ये बताता है कि उसे ठीक होना है, वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करके बताता है। एक सेल से दूसरे सेल तक प्रोटीन जाता है मैसेंजर की तरह, जिसको साइटोकाइन कहते हैं। अब ये साइटोकाइंस जाकर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और वहीं इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जैसे कि इंटरल्यूकिन्स, TNF अल्फा, ये आपके कंधे के अंदर जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं और इन्फ्लेमेशन बना रहे हैं, पेन क्रिएट कर रहे हैं। अब दिन के समय जब आप जगे हुए हैं तब इन इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स की जो मात्रा है ये कुछ कम होती है, लेकिन रात में जब आप सोते हैं तब इनकी मात्रा बढ़ जाती है। दिन में आपके साइटोकाइंस अच्छा से काम कर रहे हैं तो ये इन्फ्लामेशन आपको तंग नहीं कर रहा, लेकिन रात में ये साइटोकाइंस की भी एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है और दर्द होने लगता है। नंबर 2, वाई एक्सरसाइज इज मैंडेटरी इन दिस स्टेज। कुछ पेशेंट्स तो इतना ज़्यादा पेनफुल स्टेज में होते हैं कि उन्हें एनाल्जेसिक्स लेकर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पेन किलर्स ही खाना है तो इस स्टेज के समय हम फिजियोथेरेपी क्यों करवाएं, नेक्स्ट स्टेज में स्टार्ट कर देंगे। फ्रोज़न शोल्डर कंधे को बिल्कुल 0 डिग्री पर फ्रोज़न नहीं करता। आपके पास हमेशा एक ऐसी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन होती है जो कि पेन फ्री है, और इस पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करते रहना, कंधे को मूव करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपके पास 90 डिग्री का रेंज है और नेक्स्ट स्टेज में आपने फर्स्ट स्टेज में एक्सरसाइज नहीं करी तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेज में आपको 60 डिग्री से शुरू करना पड़े। लेकिन यदि आप 90 डिग्री तक आराम से कंधे को उठा सकते हैं तो प्लीज़ आप अपनी फर्स्ट स्टेज में जो भी फ्री एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि पेन फ्री रेंज में हैं वो 90 डिग्री तक करते रहें, ताकि नेक्स्ट स्टेज में आपको यहीं से शुरू करना पड़े, यहाँ से या यहाँ से नहीं। नेक्स्ट, कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि इस स्टेज में हमको हीट थेरेपी लेनी चाहिए या आइस थेरेपी। वैसे तो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज जब भी आते हैं तो हम आइस थेरेपी यूज़ करते हैं, क्योंकि आइस हमारी बॉडी पर एक कामिंग इफेक्ट डालता है। उसके अलावा मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से दर्द कुछ कम होता है। लेकिन क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर में सिर्फ जॉइंट कैप्सूल ही इन्वॉल्व नहीं है, आसपास की मसल्स भी तकलीफ में है, इसलिए मॉइस्ट हीट यहाँ पर प्रेस्क्राइब की जाती है ताकि मसल्स रिलैक्स हो सके। प्लस ये जो फ्रोज़न शोल्डर का इन्फ्लेमेशन है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। यूजुअली एक्यूट इन्फ्लेमेशन को जब हम हीट देते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, लेकिन जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जो 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से है, उसमें यदि हम हीट दे रहे हैं तो वो इन्फ्लेमेशन सिर्फ हीटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसलिए मसल रिलैक्सेशन के लिए आप मॉइस्ट हीट यूज़ कर सकते हैं, पेन रिलीफ के लिए, कामिंग इफेक्ट के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए आप
आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पेन फ्री रेंज में फ्री एक्सरसाइजेस करते रहें। अब यहाँ कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? नंबर 1, पेंडुलम एक्सरसाइजेस। आपने इसका नाम सुना होगा। जैसे सपोज आपका ये कंधा जाम है, तो आप इस तरफ से अपने शोल्डर को, अपने थोरैक्स को सपोर्ट रखें, अपने बॉडी को आगे की तरफ झुका दें और कंधे को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। और जैसे पेंडुलम मूव करता है उस तरीके से कंधे को जितना भी आपका पेन फ्री रेंज है उसमें आप मूव करते रहें। आप आगे पीछे मूव करिए, साइड टू साइड मूव करिए, आप सर्कमडक्शन करिए और इस तरह से अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइजेस करते रहिए। उसके अलावा कई फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में पुलीस लगा रहते हैं। पुलीस में 2 स्लिंग्स होती हैं, 2 रोप्स होती हैं, उनको पकड़कर आप अपना अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइजेस करते रहिए। इसके अलावा एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट, यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि आप खुद कर सकते हैं लेकिन किसी सपोर्ट से, जैसे कि कोई हैंगर लिया या कोई रॉड लिया, सीधा लेटकर वो एक्सरसाइज करी या वॉल के ऊपर लैडर की तरह एक्सरसाइज करी। इसमें हमारे कंधे को एक असिस्टेंस मिलता है, इसलिए इसको एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अलावा फिजियोस कई बार पैसिव एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कंधा पेनफुल है इसलिए कोई भी फिजियो उस पेन वाली लिमिट को क्रॉस नहीं करता। इनफैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन और दर्द दोनों ही बढ़ सकते हैं। दूसरी स्टेज है फ्रोज़न स्टेज। इस स्टेज में पेन कम होता है लेकिन कंधा काफ़ी स्टिफ होता है और इस स्टिफनेस की वजह से पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने में दिन के समय भी काफ़ी दर्द महसूस होता है और पेशेंट के लिए मेंटली ये वाली फेज़ बहुत डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि बाल बनाने में दिक्कत होती है, हाथ को पीछे ले जाने में दिक्कत होती है, विमेंस को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस वाली स्टेज में। और इसलिए हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लेकिन क्योंकि कंधा जाम है इसलिए आप आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। आइसोमेट्रिक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें जॉइंट में नेट कोई मूवमेंट नहीं होता लेकिन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। जैसे कि यदि आपको कंधा उठाने वाली एक्सरसाइज करनी है, फर्स्ट स्टेज में आप 90 डिग्रीज तक अपने हाथ को उठा पाते थे, अब आपको इससे ऊपर उठाना है तो आप 90 डिग्रीज पर कंधा ले जाइए, दूसरे हाथ से नीचे की तरफ पुश करिए और इस वाले हाथ से ऊपर की तरफ पुश करिए। आपको नेट मूवमेंट नहीं करना है, कंधे को 90 डिग्री पर ही रखना है, लेकिन आपको अपना 80 to 90% एफर्ट लगाना है ताकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो और नेक्स्ट स्टेज में जब ये स्टिफनेस ख़त्म हो तो ये स्ट्रॉन्ग मसल्स आपके कंधे को आसानी से ऊपर ले जाएं। एक और टिप देती हूँ, कोई भी शोल्डर का मूवमेंट रोटेशन के बिना नहीं हो सकता। यानी कि ये जो कंधा है, ह्यूमरस है, वो एक बॉल के जैसा उसका हेड होता है, वो इस तरह से घूमता है ग्लिनॉइड फोसा में और इसमें रोटेशंस होते हैं ताकि वो कंधे को एलिवेट कर सके। तो आप रोटेशन एक्सरसाइजेस भी करिए। अब क्योंकि यहाँ कंधा स्टिफ है तो रोटेशन हम ऐसे या ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे तो हाथ जाता ही नहीं है, ऐसे भी नहीं कर सकते, इसलिए आप कंधे की आइसोमेट्रिक रोटेटरी एक्सरसाइजेस करिए। जैसे कि आप कंधे को इस तरह से रख के नीचे की तरफ हाथ को पुश करिए और इस हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाइए। शोल्डर में रोटेशन होगा, नेट मूवमेंट 0 होगा, लेकिन आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ बनेगी। इसके अलावा हाथ जितना पीछे जाता है उतना पीछे लेकर जाइए। यहाँ से आप एल्बो से रेजिस्टेंस दीजिए, हाथ को पीछे लेके जाइए। एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में, जो भी एलिवेशन वाली एक्सरसाइजेस हैं उन सबको करने से पहले आप अपने फिजियो से रोटेशन एक्सरसाइजेस ज़रूर सीखिए। इसके अलावा हमेशा ये ध्यान रखिए कि इस वाली स्टेज में जब आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है शोल्डर में तो आपको चेस्ट मसल्स को और बैक मसल्स को रिलीज़ करने वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस करना है। जैसे कि शोल्डर आपके जो स्कैपुला है इसको प्रोट्रैक्ट करने वाली एक्सरसाइजेस, रिट्रैक्ट करने वाली एक्सरसाइजेस, चेस्ट को एक्सपेंड करने वाली एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब एक्सरसाइजेस शोल्डर के आसपास के एनवायरनमेंट को रिलैक्स रखती हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप थॉइंग स्टेज में जाते हैं, थर्ड स्टेज में, जब आपके मसल्स को पावर मिल जाती है उस कंधे को उठाने की, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाता है, तब आप उस स्टेज में होते हैं जब आप आसानी से वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, थेराबेंड से रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और अब आप आइसोमेट्रिक छोड़ के आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस पर आ सकते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वो पार्ट है जिसमें आपका जॉइंट मूव भी करता है, जैसे कि थेराबेंड के सपोर्ट से हाथ को ऊपर लेकर जाना, हाथ में वेट कफ्स को बांध के हाथ को ऊपर नीचे लेकर जाना। इसके अलावा हम स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर, जैसे कि डेल्टॉइड के ऊपर, रोटेटर कफ मसल्स के ऊपर भी इस स्टेज में फोकस कर सकते हैं। थर्ड स्टेज में जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ही वास्ट हैं, क्योंकि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज का एक पूरा अलग ही चैप्टर है। हर एक मसल का अलग मूवमेंट होता है, हर एक मूवमेंट को आप कई तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, तो आपकी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से ही वो एक्सरसाइजेज प्रेस्क्राइब की जाती हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और फ्रोज़न शोल्डर के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। थैंक यू।